दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे बातचीत कर रहा हूं अपने एक मित्र आर्किटेक्ट अभिनव श्रीवास्तव के साथ। अशोक दिल्ली वाला शो में आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अभिनव जी का मैं आपसे परिचय करा दूं। इन्होंने उत्तराखंड से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया है, उसके बाद IIT रुड़की से MTech किया है और फिलहाल NIT पटना से आर्किटेक्चर में PhD कर रहे हैं। विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने हमें समय दिया बातचीत करने के लिए। जवान व्यक्ति हैं, युवा हैं, यूथ हैं, तो बहुत सारी जानकारियाँ जो मेरे को ये दे पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे नौजवानों के लिए उपयोगी साबित होंगी। मैं इनसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। नवंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर सेक्रेटरी का एक पत्र काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मिला, जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को उन्होंने बताया कि आर्किटेक्ट्स एक्ट के अनुसार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री सफिशिएंट है और आर्किटेक्ट्स एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि फॉरेन डिग्रीज की इक्विवेलेंस के लिए कोई व्यवस्था की जाए। दरअसल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को एक पत्र लिखा था और उनसे इस बारे में कुछ करने को कहा था। और महाराष्ट्र के किसी आर्किटेक्चर कॉलेज के एक आर्किटेक्ट साथी ने भी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा था, तो मिनिस्ट्री ने स्पष्ट कर दिया कि आर्किटेक्ट एक्ट में कोई इस तरीके का फॉरेन डिग्रीज की इक्विवेलेंस के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। 2012 में मैंने एक RTI लगाई थी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। उनसे मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था, 10-11 पॉइंट्स थे। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, क्या MSc वाला आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? क्या MTech वाला आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? क्या MSc वाला आर्किटेक्चर स्टूडेंट को पढ़ा सकता है? 11-12 पॉइंट्स थे। क्या फिरंगी यानी फॉरेन की PhD वाला मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस ले सकता है? ऑस्ट्रेलिया की, ब्रिटेन की कुछ डिग्रीज के PhD की डिग्री के बारे में मैंने जिक्र किया था, उनसे स्पष्ट रूप से RTI के तहत जवाब मांगा था। 2012 में ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का ये RTI का जवाब मेरे को प्राप्त हुआ था। उसके जो जवाब उन्होंने लिखा था उसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। Sir, this has reference to your RTA application dated such and such on the above subject. In regard to the information sought by you, I have to inform you point-wise as under. The Council of Architecture has been entrusted by the Government of India to regulate the architecture education profession under the provisions of Architects Act 1972 and rules and regulations framed thereunder throughout the country. Point number 2, the Council has prescribed the minimum qualification, experience and structure for teaching posts in degree level architecture institution in the minimum Standards of Architectural Education 2008 and also minimum qualification for teaching posts in postgraduate level architectural institutions in minimum standards of architectural education guidelines for postgraduate program. Both the documents are available at Council's website and are also enclosed herewith. Point number 3 मैंने कुछ पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दिया। Under the provisions of the Architects Act, the Council does not maintain any list of qualifications considered equivalent to MArch. The equivalence of qualification is dealt by the Government of India and or its competent authority like UGC, Association of Indian Universities, etc. Question 4-6 का उन्होंने जवाब दिया था। As per the information available with the Council, degrees of Masters of Building Engineering and Management, MTech Construction Management, Master of Urban and Regional Planning are not considered
इक्विवेलेंट टू एमआरस डिग्री कोर्स। पॉइंट नंबर 7 to 11 का उन्होंने जवाब दिया था, ओनली पर्सन्स होल्डिंग एमआरस और इक्विवेलेंट डिग्री शैल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग पोस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग एमआरस कोर्सेज इन एनी इंस्टीट्यूशंस। पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने कहा था, ओनली ए पर्सन होल्डिंग ए पीएचडी क्वालिफिकेशन अवार्डेड बाय ए फॉरेन यूनिवर्सिटी which is recognized by the government of India and or its competent authorities like UGC, AIU, etc. can become a guide of students of PhD in architecture. पॉइंट नंबर 13 में उन्होंने कहा, PhD in architecture awarded by University of Queensland, Australia is not recognized under the Architects Act for the purpose of the act. पॉइंट नंबर 14 में उन्होंने कहा था, the executive committee of the Council of Architecture at the 104th meeting held on 26th March 2010 decided that all schools of architecture should adopt the pay scales for teaching posts as approved by the central government in terms of recommendations of the 6th Central Pay Commission. पॉइंट नंबर 15 से 18 का उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था, दिस इज नॉट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और वो नीचे पीआईओ यानी रजिस्ट्रार साहब के सिग्नेचर थे। तो इस आरटीआई एप्लीकेशन से और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जवाब से एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर को वही लोग पढ़ा सकते हैं जिनके पास मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हो। अब कठिनाई इसमें क्या उत्पन्न हुई है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, इक्विवेलेंस प्रदान करने की पावर काउंसिल के पास नहीं है। यह पावर या तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के पास है या यूजीसी के पास है। और इसी के देखते हुए जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पत्र लिखा, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में फॉरेन मास्टर्स डिग्री को इक्विवेलेंस प्रदान करने की आर्किटेक्ट्स एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे साथ अभिनव जी हैं। अभिनव जी ने मास्टर्स किया टेक्नोलॉजी में, यानी एमटेक किया इन्होंने। ये बताएंगे इन्होंने कौन से सब्जेक्ट में एमटेक किया है, और किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं अपने इसी एमटेक की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और अपनी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। और पिछले दिनों एनएसयूटी यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने आर्किटेक्ट्स, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को पढ़ाने के लिए वैकेंसी निकाली फैकल्टी के लिए। उसका एक एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया और उस एग्जाम में उन्हीं लोगों को उन्होंने बैठने दिया जिनको वो समझते थे कि इनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। उस एग्जाम में अभिनव जी भी सम्मिलित हुए। जो मेरी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 120 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, जो एग्जाम देने के लिए जिनको सक्षम पाया गया, जिनकी डिग्रियों की जांच के बाद उन्हें सही पाया गया कि एग्जाम देने में इनको हम बिठा सकते हैं। और उसमें से 20 लोगों ने ये इम्तिहान को क्लियर किया नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्किटेक्चर की फैकल्टी की भर्ती के लिए। और मजेदार बात देखिए कि अभिनव जी ने उस इम्तिहान को भी क्लियर कर लिया। इनकी सारी डिग्रीज की फिजिकल वेरिफिकेशंस की गई, उसके बाद इनको एग्जाम में बैठने दिया गया। उसके बाद इनका एग्जाम लिया गया। 120 लोग सम्मिलित हुए, उसमें से 20 जो मेधावी व्यक्ति थे उनमें अभिनव जी शामिल हुए। अभिनव जी का चुनाव हुआ उन 20 लोगों में। और अब एक नई कहानी, एक नया पेच खड़ा हो गया। वो ये कि एमटेक की डिग्री वैलिड नहीं है उस जॉब के लिए जिस जॉब के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली थी। आगे की बातचीत
आप अभिनव जी की जुबान से सुनिए, आगे की सारी व्यथा, सारी जानकारी अभिनव जी देंगे। बताइए अभिनव जी। सर बोलिए, सर मैं मैं सुन पा रहा ऑडिबल हूँ हूँ? आपको, बोलिए। ओके। नमस्कार सर, नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चैनल के माध्यम से मैं जस्ट ये अपना जो इशू है ये रखना चाह रहा हूँ। तो मैं उस इशू को रखने से पहले थोड़ा सा सिनारियो मास्टर्स का मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, गेट। उस गेट के थ्रू एमएचआरडी हमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, और कुछ सेंट्रल कमेटी एडमिशंस होते हैं जहाँ जिनके थ्रू हमको वेरियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। ठीक बात। तो एक्चुअली में ये सब डिपार्टमेंट और पेपर, तो अगर आप आईटी रुड़की देखेंगे तो वहाँ पे 3 ब्रांच ऐसी हैं जो कि एमटेक प्रोवाइड कराती हैं। जब हम किसी मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे सीट्स रिजर्व होती हैं। कुछ केसेस में होता है कि वो उन्हीं सेम कैंडिडेट्स के लिए, सेम ब्रांच वालों के लिए होती हैं। हाफ सीट जो होती हैं उसमें वो गेट स्कोर के बेसिस पे इक्विवेलेंस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड में सबकी नीड होती है। तो ऐसी फील्ड में ही एक सबसे पहली है जियोमैटिक्स एमटेक, देन एमटेक डिजास्टर मिटिगेशन, एंड तीसरी है एमटेक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेम आईआईटी खड़गपुर में है एमटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ऐसे ही जब हम सीसीएमटी काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो एमएनआईटी इलाहाबाद से लेकर के देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन एनआईटी, जिसमें ऐसी कई सारी एमटेक डिग्रियां हैं जो कुछ सस्टेनेबिलिटी साइंस के नाम से है तो कहीं किसी नाम से है, एनआईटी वरंगल। तो मोस्ट ऑफ देम वहां पे जो डिग्री वो दे विल गिव टू एमटेक टाइटल। तो मैं मैंने एक्चुअली एक करेक्शन है कि मैंने लखनऊ से बैचलर किया है, देन मास्टर्स मैंने 2015-17 आईटी रुड़की से किया। जी जी। देन मैं अभी आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट एनआईटी पटना में पीएचडी कैंडिडेट हूँ जी। तो उसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट यही थी। तो मैं एक्चुअली अप्लाई करता रहता हूँ, मेरा पैशन है टीचिंग। उसके बेसिस पे मैंने एनएसयूटी, मैंने बहुत ऐसे एग्जाम निकाले हैं, और मैं 1-2 एग्जांपल और भी दूंगा कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है एमटेक से रिलेवेंस सबके साथ। मैं बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं, इवन बताऊंगा ऐसे कई किस्से। तो उसमें एक क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले एनएसयूटी के लिए अप्लाई किया जी। अगर सर आप अलाउ करें तो मैं एक एक स्क्रीन मैंने टैब खोल के रखा है, तो मैं वो शेयर में आपको वो रिक्रूटमेंट नोटिस दिखाता जाता। दिखाइए दिखाइए। स्टार्ट में करता हूँ शेयरिंग में, मैं टैप कर रहा हूँ अपने। हाँ सर ये रिक्रूटमेंट अब मेरा शो हो रहा है स्क्रीन? मेरे को भी स्क्रीन पे दिखा नहीं है आपका। अब आ गया सर, आ गया। हाँ बताइए। हाँ तो देखिए सर, यहाँ पे ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है एनएसयूटी का। जी जी। ठीक है सर। तो यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड एमआर्क और एलाइड सब्जेक्ट। इन्होंने स्पेशली यहाँ मेंशन किया हुआ है एलाइड सब्जेक्ट। जी जी। ठीक है, विद फर्स्ट क्लास इन एटलीस्ट 1 ईयर। ये मैं फर्स्ट क्लास है मेरी, इसमें कोई इशू नहीं था। बैचलर डिग्री मेरी 67.8 की है। ठीक है सर। तो अब ये देखिए, ये इनका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट था, 2 पोस्ट थी। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये क्राइटेरिया रखा था कि जिसका पीएचडी कंप्लीटेड है उसको एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर इन्होंने पहली एक लिस्ट निकाली जिसमें इन्होंने 112 कैंडिडेट लिए थे जिनका पीएचडी नहीं था और जिनको रिटन एग्जाम देना था। ठीक है, देख रहे हैं सर, रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल। और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पीएचडी कंप्लीट थी अप्लाई किया हो उस समय तक, ऑन द डेट ऑफ मतलब एडवर्टाइजमेंट तक नहीं थी कि कोई भी। देख रहे हैं ना, रिटन टेस्ट एग्जाम्पशन के लिए कोई नहीं है। अब इसमें मेरा देखिए सीरियल नंबर फॉर्म वाइज है एक्चुअली, कोई रोल नंबर नहीं। तो ये 108742 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ और ये मेरा है, मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये मैं फर्स्टली एलिजिबल था पहली लिस्ट में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो इन्होंने मुझे रिटन एग्जाम के लिए बुलाया। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, मैं पिछले 6.5 साल से टीचिंग में हूँ, 7 साल से साइंस कंप्लीट होने वाला है। मैं वेरियस इंस्टीट्यूशन, मैंने रिनाउंड में, अभी करंटली मैं पुणे में हूँ जी। तो देन सेकंड देखिए, अब ये सेकंड लिस्ट है जिसमें केवल वो 20 लोग क्वालिफाइड हुए थे आफ्टर रिटन। तो उसमें आप ये मेरा नाम देख सकते हैं। हाँ जी, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर 108737 जी जी। ठीक है, ये CMDOB ये मैंने क्वालिफाइड किया। तो उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट होना था एप्टीट्यूड और वो, तो उसके लिए मुझे लेटर आया, मेरे मेल पे था, अभी तो पता नहीं डिलीट किया, तो लेटर आया फिर। बट वो 1 हफ्ते का ही डिफरेंस था, 1 हफ्ते बाद ही शायद इंटरव्यू था। तो उसके जस्ट 2 दिन बाद ये तीसरा लेटर आया कि आपके नाम का नोटिस है कि आपकी डिग्री जो है अभिनव श्रीवास्तव नॉमिनेशन एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज डिलीटेड ऑन द ग्राउंड दैट एप्लीकेशन डज नॉट मीट मास्टर्स लेवल क्वालिफिकेशन। बिल्कुल ठीक। ठीक सर। तो अब ये यहाँ प्रॉब्लम हुई। मैंने इसके बाद फिर
सर एक सेकेंड, हाँ अभी मैं यहाँ रोक रहा हूँ। जी जी स्टॉप। ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट रखे। इसके बाद सर मैंने, चूंकि टाइम शॉर्टेज बहुत कम था, मैंने एक दो वकील से भी बात किया। फिर वकीलों ने बताया कि एक ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसने बताया कि अगर ऐसा है तो नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। और बहुत शॉर्ट टाइम था तो सीधे हाई कोर्ट जाकर के मुझे लेना पड़ता, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज थे उसमें सैटरडे संडे। मैंने इवन अप्रोच भी किया अपने काउंसिल प्रेसिडेंट को, किसी के थ्रू किया था जी, और वो उनके जस्ट जूनियर बैच के थे, सीनियर सर। तो उन्होंने मुझे नंबर अवेलेबल कराया, मैंने उनको व्हाट्सअप किया, कॉल तो इट्स ओके वो नहीं पिक करते, बट मैंने उनको पूरा प्रॉपर वो स्टेटमेंट लिखा, पिक किया। इवन मैंने काउंसिल में बात भी किया एकेडमिक सेक्शन में कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए कोई लेटर या कुछ अप्रूवल। तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा रिप्लाई सही से नहीं दिया। मैंने लेटर भी लिखा, इवन कंप्लेन MHRD सब जगह दिया, बट नॉट रिस्पॉन्स। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट से मेरे को रिप्लाई आया, बट बाकी किसी से नहीं आया। दिल्ली गवर्नमेंट से रिप्लाई आया, ओके वी लुक इनटू द मैटर, बाकी किसी से कुछ नहीं आया। मैंने किया, बट वही अभी मैंने देखा तो फिर मैंने हबीब खान सर को प्रॉपर्ली मैसेज लिखा था जी थ्रू बाय व्हाट्सएप। आई हैव, इफ यू वांट टू शो देन मैं दिखा सकता हूँ। दिखाइए, अगर आपके पास है दिखाइए। यस सर, ये मैंने अपना वेब व्हाट्सएप ओपन कर रखा है। ये देखिए, मैंने किसी के ग्रुप के थ्रू लिखवाया था, तो डायरेक्टली नंबर फीड मिला था मुझे। तो ये देखिए सर, उन्होंने लास्ट वाले मैसेज को सीन नहीं किया, बाकी सारे मैसेजेस को उन्होंने सीन किया था जी। आई फिल फ्रॉम, देख रहे हैं ना, NSUT जस्ट इमीडिएट बेसिस पे। हाँ जी, हाँ। अब सर जितना अपना लिस्ट मतलब क्षमता हो सकती थी उस समय मैंने उतना किया जी, कि डायरेक्टली। ओके सर जी। तो ये मेरा ये अब मैं COA प्रेसिडेंट का आपको कोई जवाब नहीं मिला? कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, COA में आप कह रहे हैं कि आपने टेलीफोन, अगर वो सिंपल COA में आपने कहा कि यस 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 एकेडमिक सेक्शन में प्रॉपर किससे बात की? एकेडमिक सेक्शन किया था, मेल भी किया था, मुझे एकदम नहीं याद है। मैंने फर्स्टली तो किसी और ने, उन्होंने बोला, फिर आप मेरे हेड शायद नवीन, मैं नाम भूल गया। इवन मैंने मेल भी किया है और आपको मैं अपना मेल का शो कर सकता हूँ। मैंने दिल्ली गवर्नमेंट जो मेल किया था, क्योंकि मैंने स्पेस के कारण मैंने सेंड मेल डिलीट की अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे नहीं पता था कि मुझे रिकॉर्डिंग ऐसा करना पड़ेगा। बट हाँ, जो दिल्ली में मैंने जो कंप्लेन किया था CO के अगेंस्ट, तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट का मुझे रिप्लाई खाली आया था, तो वो मेरे इनबॉक्स में भी सेव रह गया था। तो मैं आपको चाहो तो स्क्रीनशॉट सर मैं दिखाता हूँ कि मैंने किया था अपने टाइम पे, काउंसिल में भी कंप्लेन किया था, उनका ग्रेवियंस का जो पोर्टल आता है उसमें भी अप्लाई किया, ग्रेवियंस में लिख के भी किया था। मतलब जो अब सर आप भी समझ सकते हैं, जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहा होता है तो आदमी कुछ भी करता है, जस्ट ट्राई अपना बेस्ट। तो जो हो सकता था मैंने काउंसिल में। अभिनव जी एक बात बताइए, COA में जो आपने पत्र लिखा था, उनको ईमेल से भेजा था, क्या आप उस पत्र की प्रति दिखा सकते हैं हमें? नहीं सर, एक्चुअली वो सेंट मेल था, वही मैं आज चेक कर रहा था। वो मैंने सर एक्चुअली चूंकि स्पेस का तो मैंने कुछ, मुझे तो उम्मीद खत्म हो गई थी, तो मैंने लास्ट कुछ ही दिन पहले ही मैंने ये सब चीज जो, क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रहा था तो वो बहुत सारे मेल थे तो मैंने डिलीट किए। लेकिन हाँ, मैंने जब CO के अगेंस्ट में जब कंप्लेंट किया था तो मुझे और किसी मिनिस्ट्री से तो रिप्लाई नहीं आया, बट दिल्ली गवर्नमेंट का आया था। तो मैं वो, अगर आप चाहे तो मैं वो रेडी मेल पे दिखा सकता हूँ, मैंने क्योंकि मैंने हर जगह किया। दिखाइए, अब देखिए देखिए सर, ये मनीष सिसोदिया डिप्टी CM री कंप्लेंट अगेंस्ट, इन्होंने रिप्लाई किया था। जस्ट चेक, इट इज रिग्रेटेड दैट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर डज नॉट, मैंने एक्चुअली NSUT और दोनों को लेकर के किया था, ठीक है सर। तो उन्होंने काउंसिल और सेम रिप्लाई CM दिल्ली से भी आया था मुझे। ये मैंने वो उसका PDF फॉर्मेट है, दिस ईमेल रिसीव्ड एज CM ऑफिशियल ईमेल ID। तो मैंने MHRD से लेकर के बहुत सारी जो मैंने लिस्ट डाउनलोड की थी, तो जितने भी सचिव और डिग्निटरीज होते हैं मैंने सबको ही लगभग भेजा था रिगार्डिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इशू और रिलेटेड। हाँ जी, ठीक है सर। मैं इसी से रिलेवेंट में एक इशू भी बता सकता हूँ। मेरा ही एक जूनियर था, उसने MTech जियोमेट्रिक्स से डिग्री किया था, और आपको याद होगा कि UPSC का एक एग्जाम निकला था जिसमें काफी वैकेंसियां थी, उसमें इंटरव्यू भी था। तो उसमें उस लड़के ने रिटर्न निकाला था और इंटरव्यू में खाली उसको यही बोल दिया था कि ये MTech जियोमेट्रिक्स की डिग्री है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। और वही लड़का अगले ही साल DDA में, जिसमें रिटर्न था, रिटर्न इंटरव्यू नहीं था, तो उसने रिटर्न के बेसिस पे वही एग्जाम करा और आज करंटली वो DDA में सर्विस कर रहा है। तो आपका कहना यह है कि सरकारी संस्थान का एक विभाग उस डिग्री को मान्यता देता है, दूसरा कहता है हम नहीं मानते। मतलब वो खुद भी, उनको कुछ नहीं पता कि ये पेपर के लेटर्स के चक्कर में हम लोगों का जो कैरियर है वो बहुत मतलब डिस्टर्ब करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए सर कि
इंडिया में आईआईटी की डिग्री अगर वैलिड नहीं होगी और यूजीसी और ये सब तो फिर किसकी वैलिड होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बड़ी विचित्र बात है कि आईआईटी जैसी संस्थान जिसमें जाने के लिए लोग इवन 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 सर, मैंने, आप शायद जानते होंगे सर का नाम, वो इंटरडिसिप्लिनरी करके ही वो बहुत सक्सेस हुए, डॉक्टर मनोरंजन परिदा सर, जी आईआईटी के बहुत रिनोड फैकल्टी हैं, हाँ जी उनकी बहुत अच्छी कंसल्टेंसी चलती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के उन्होंने एसपी दिल्ली से ही किया हुआ है, जी बट जी उनका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नहीं। मैंने उनको भी कांटेक्ट किया कि सर आप अपने लेवल पे, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी मल्टीडिसिप्लिनरी से अपने ब्रांच से किया है, तो आप समझ सकते हैं, जी तो जी उनको भी बोला, लेकिन वो भी कहे बेटा नहीं है, काउंसिल से ही आप बात कर सकते हैं, उन्हीं को ही कर सकते हैं। उन्होंने भी इस समय कुछ, मैंने एज एन एलुमनाई उनसे अप्रोच किया था, मतलब जो हो सकता था उस समय एज अ शॉर्ट टाइम, मैंने वो सब किया उस टाइम पे। अच्छा सुनो, मेरे दो सुझाव हैं आपको। एक तो सुझाव यह है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आपने ईमेल द्वारा पत्र लिखा और उनके जो ग्रीवांस पोर्टल है उस पर भी अपनी बात दर्ज कराई, तो एक तो आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आरटीआई लगाइए और ओके उनसे कहिए कि जो आपने उनको शिकायत दर्ज कराई थी उस पर किन ऑफिसर्स ने काम करा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। और दूसरा आपने एक सर, बात एक सुन ले, मेरा निवेदन सुन ले। दूसरा एक बात आपने और बोली कि आपने एनएसयूटी को भी एक पत्र लिखा जिसमें जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, वो आपने उनको लिखकर भेजी। तो वहाँ भी एक आरटीआई लगाइए और उनसे भी अनुरोध कीजिए कि आपकी शिकायत की कॉपी उनके साथ लगा दीजिए, आपकी शिकायत पर किन ऑफिसर्स ने विचार किया और उस पर क्या कार्रवाई की गई, और उस पूरी फाइल की आप उनसे कॉपी मांगिए। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आपका अधिकार है कि आप किसी भी सरकारी विभाग में आरटीआई लगा के जो भी आपने शिकायत दर्ज की है, जो भी आपने आवेदन किया है, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जो भी आपने लेटर भेजा है, उसकी प्रति आप ₹2 प्रति पृष्ठ के हिसाब से उनसे मांग सकते हैं। तो इससे, और एक आरटीआई आप लगाइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसके डिप्टी सीएम साहब हमारे मनीष सिसोदिया जी उसके मिनिस्टर भी हैं, वहाँ भी आप एक आरटीआई लगाइए और उसमें उस पत्र का हवाला दे दीजिए जो मनीष सिसोदिया जी का पत्र है, उसकी कॉपी लगा दीजिए कि आपको जो हमने शिकायत भेजी थी उस पर आपने क्या कार्रवाई की, तो कार्रवाई की प्रति आप उनसे मांगिए। तो इससे थोड़ा सा मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जो आपकी समस्या है बड़ी गंभीर है। और सरकारी विभागों में क्या होता है, जब भी आपको शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसका एक डायरी नंबर दर्ज होता है और उसके बाद वो शिकायत को फाइल में दर्ज कर लेते हैं। अब ये उनकी इच्छा है कि उस पर कुछ काम करें या ना करें, उनकी इच्छा है कि आपको जवाब दें या ना दें। लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 30 डेज में उनको आपकी आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देना है। अब जैसे ही आप वहाँ पर आरटीआई एप्लीकेशन लगाएंगे, जैसे ही आप वहाँ पर उनसे मांग करेंगे कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, तो वो विभाग हरकत में आएगा। तो उसे आपको काफ़ी ऐसी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने आरटीआई 2012 में लगाई थी और उनसे जानकारी मांगी थी कि किन डिग्रीज को आप रिकॉग्नाइज डिग्री मानते हैं, क्योंकि जैसा आपका मामला है ऐसे एक मामले में हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए कुछ साल पहले, उनके पास भी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है, उनके पास एमटेक की डिग्री है। तो तकनीकी रूप से वो भी एमटेक की डिग्री लेकर किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे चले गए एक सरकारी संस्थान में। तो सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उसमें अगर उनको इजाज़त मिल गई पढ़ाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपका मामला सिमिलर नेचर का है, तो इसमें भी आपको इजाज़त होनी चाहिए। सर ये था एक इशू, मतलब कि मैंने जो डिग्री यहाँ पे अपने यहाँ हो रही है इंडिया में, एमटेक और इससे रिलेवेंट इश्यूज हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा काउंसिल के पेपर जो दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि काउंसिल में जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दिखा दिए हैं, बना दिए हैं, मुझे ये भी नहीं लगता कि वो मैच भी होते हैं कुछ भी। आप जस्ट चेक करिएगा, जब हम गूगल पे ये कीवर्ड टाइप करते हैं ना, जस्ट स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ फिर से, तो गूगल में मैंने फर्स्ट कीवर्ड टाइप किया ये आर्किटेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन नॉर्म्स, ठीक है सर। तो जो ऊपर के 2-3 पीडीएफ आते हैं जो कि सीओए की वेबसाइट के ही हैं सारे सर, ठीक है। तो उसमें से देखिए ये मेरा फर्स्ट है पीडीएफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर पे स्केल नहीं देखते हैं अभी, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर विद मिनिमम 60 मार्क्स ऑन 3 ईयर रिलेवेंट प्रोफेशनल बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर मिनिमम, ठीक है सर, एंड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर, ठीक है सर। तो ये एक पीडीएफ मिलती है, ठीक है, इसमें नॉर्म्स और कुछ नहीं लिखा है। देन दूसरी पीडीएफ आप ये देख सकते हैं,
या दूसरी है ना स्क्रीन सर, आ रही है ना सर? हाँ, देख पा रहा हूँ मैं, बताइए। सो देखिए सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री एजुकेशन में, देन बैचलर डिग्री और क्लास एमआरक और इक्विवेलेंट सर, है ना सर? ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये दूसरी पेज थी, ये हमारी थर्ड पीडीएफ है। अब इस थर्ड पीडीएफ में सबसे पहले काउंसिल जो आर्किटेक्चर की एजुकेशन पे बात करता है और उसमें जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करता है, उस सब्जेक्ट के आप क्लासिफिकेशन में देखिए, बिल्डिंग साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आता है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। बिल्कुल ठीक है। जो कि मेरी ही ब्रांच जिसमें मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, इवन कई सारे पीएचडी जो कि आर्किटेक्चर में डिपार्टमेंट में थे, वो उन्होंने सबने मेरे साथ कोर्स वर्क मेरे कई सारे सब्जेक्टों में किया हुआ है, मेरी ही ब्रांच में, मेरे डिपार्टमेंट में किया हुआ है। जी जी। तो अब मेरी जो ब्रांच है वो इसी का ही एडवांसमेंट है, उसमें मेरे कोर सब्जेक्ट सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री, जीआईएस, लैंड यूज, लैंड क्लासिफिकेशन, यही सब्जेक्ट होते हैं सर, रिमोट सेंसिंग, ठीक है सर। तो अब ये उसके कोर सब्जेक्ट्स में है। देन अगर हम सर अपने जस्ट मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं उस क्वालिफिकेशन पेज तक जा रहा हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए सर, अब ये इन्होंने यहाँ पे अगेन ये पे स्केल, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर विद मिनिमम 60% एट आइदर लेवल एंड 1 ईयर और रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है सर। देन उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ अपेंडिक्स दी हुई है, एक्सप्लेनेशन, फुल टाइम, अंडर ग्रेजुएट, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सर, नोट। देन देखिए सर, मैं ये चीज पे कहना चाहूंगा कि इन्होंने लिस्ट ऑफ ये जो एमआरक फॉर द पर्पस रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज अ फैकल्टी मेंबर इन आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन, इसमें सर देखिए इन्होंने, हाँ जस्ट वेट अ सेकंड सर, हाँ अब देखिए सर इन्होंने ये स्पेशलाइजेशन की एक लिस्ट दी हुई है। अब इस स्पेशलाइजेशन की लिस्ट में सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंडिया में एमआरक स्ट्रक्चरल डिजाइन कहाँ होता है। बड़ी होता है तो आर्किटेक्चर, और दूसरा इंडिया में एचवीएसी डिजाइन कौन सा आर्किटेक्चर करता है सर? सुने मेरी बात, हम इस चीज को जाने देते हैं, क्योंकि हो सकता है जब ये लिस्ट बनाई गई हो तो इनको शायद इस बात का कुछ अंदाजा रहा हो कि कुछ इस तरह के आगे जाके कुछ आर्किटेक्चर कॉलेजेस में कोर्सेज शुरू होंगे। हम इस बात को जाने देते हैं। हमारे सामने जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आईआईटी की दी गई डिग्री को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते। एक कॉलेज उसको रिकॉग्नाइज करता है, दूसरा कॉलेज, एक कॉलेज उसको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे मैंने हरियाणा का जिक्र किया डी क्रस्ट का, वो उसको एमटेक की डिग्री वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर कर देते हैं। और क्यों, अगर आपकी डिग्री उनके हिसाब से वैलिड नहीं थी तो क्यों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने दिया गया। तो ये एडमिशन ही नहीं, ये थोड़ा सा एक विचित्र मामला है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो बातचीत है, इससे जो और फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं या जो फ्यूचर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, या जो एमटेक का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं या इस तरह के कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी थोड़े से चौकन्ने हो जाएंगे कि कौन से कोर्सेज हमें ज्वाइन करने हैं। आईआईटी जैसे संस्थान में 2 साल अपने जीवन के हमें लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। और अगर ये 2 साल उन्होंने लगाए हैं, अच्छा फिर एक और इसमें एक विचित्र बात है कि अगर एमटेक की डिग्री को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एनएसयूटी वाले डिनाई करते हैं तो कैसे एनआईटी पटना वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पीएचडी आर्किटेक्चर करने के लिए। तो ये बड़ी विसंगतियां हैं सारे मामले में। और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो सीनियर मेंबर्स हैं इस मामले पे थोड़ा सा गौर करेंगे और इस चीज़ का देखेंगे कि जो सरकारी डिग्रीज हैं, आईआईटी जैसे संस्थान की डिग्री हैं, वहाँ से प्राप्त की हुई डिग्री के जो होनहार मेधावी आर्किटेक्ट्स हैं, मेधावी छात्र हैं, मेधावी फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं, मेधावी फ्यूचर फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनको इस प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो अगर आपको फर्दर कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो हम इस बातचीत को यहाँ समापन करते हैं और आगे फिर बैठते हैं आपके साथ कुछ और जानकारी जुटाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप अंतिम रूप से? नहीं सर, बस आपने अच्छा ही कंक्लूड किया, यही चीज मैं भी चाहता हूँ। बिकॉज क्या है ना कि क्योंकि हम एक जब ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है तो हम चाहे वो गेट हो चाहे कुछ, एक उम्मीद होती है कि हाँ हमारा कैरियर ग्रूम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन व्हेन वी पास आउट की ऐसा हम लोगों को लगा। और मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मैं पास आउट होकर के प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो जो काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंटरव्यू में, वो भी इस चीज को बार बार क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि स्पेशलाइजेशन में आपका नाम नहीं है लिस्ट में।
है ना सर? ये तो भी ये बात हो इशू सकती है प्राइवेट में भी ऐसा, ये भी बात हो सकती है कि उनकी जानकारी अधूरी है, वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि एमटेक जो आईआईटी से व्यक्ति जो करके बैठा है और जिस सब्जेक्ट में इन्होंने किया है वो सब्जेक्ट कितना अहम है, कितना जरूरी सब्जेक्ट है वो। और अगर जरूरी अगर ये सब्जेक्ट अहम नहीं होता है, जरूरी नहीं होता, तो आईआईटी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान 2 साल तक ग्रेजुएट्स को इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाने के लिए मास्टर की डिग्री क्यों प्रदान करेगा? तो क्यों करेगा सर? ये भी एक समझने की चीज़ है। तो हो सकता है कि जो काउंसिल ऑफ आर्ट टीचर के विद्वान इंटरव्यू पैनल में बैठ रहे हैं, जो एनएसयूटी के जो विद्वान हैं, वो उन लोगों का ज्ञान अधूरा हो, और अब उन लोगों का ज्ञान अधूरा होने की वजह से आप उसका खमियाजा क्यों भुगतें? तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत को हम विराम देते हैं यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल हमारे सर, साथ आए, आपने ये जानकारी दी फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए, फ्यूचर फैकल्टी मेंबर्स के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।